आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ कंट्रीज़ के बारे में। OECD ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सर्वे किया था और उसने कंट्रीज़ का रिजल्ट और स्कोर भी पब्लिश किया था। तो आज हम देखते हैं कि वो स्कोर रिजल्ट क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कंट्रीज़ का फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोर है। इसमें सबसे बेटर परफॉर्म कौन कर रहा है? हांगकांग। एंड सेकंड नंबर पे क्या है? स्लोवेनिया। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा हम देखें कि सबसे लो स्कोर किसका है? 53, दैट इज़ ऑफ इटली। वो भी एक यूरोपियन कंट्री है। और इसमें कुछ एशियन कंट्रीज़ भी हैं, जैसे इंडोनेशिया जिसका 63.5 है, कोरिया 62.1, मलेशिया 59.7। तो ये हम देख सकते हैं हर कंट्रीज़ का स्कोर किस तरीके से है। फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर किस बेसिस पर डिफाइन की गई है? तो उसके 3 कंपोनेंट बना दिए गए हैं, दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज, सेकंड वन इज फाइनेंशियल बिहेवियर एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल एटीट्यूड। आइए अब हम इसकी डीप में देखते हैं कि व्हाट आर दीज। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज है क्या। तो क्या एक बेसिक सेट ऑफ स्किल होना चाहिए या बेसिक सेट ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये मालूम होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर अगर न्यूज़ आती है या कोई इवेंट होता है तो उससे उसके इन्वेस्टमेंट पे या उसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पर क्या अफेक्ट पड़ सकता है। सपोज़ अगर आप बात करें कि बीच में कोई एक न्यूज़ आई थी कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हुई है या रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उससे उसके इन्वेस्टमेंट पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। क्या वो राइट टाइम है उसको उसमें इन्वेस्ट करने का मार्केट में या नहीं है, या ऐसे कुछ शेयर्स हैं जिससे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। कुछ कंपोनेंट हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे ऑयल प्राइसेस होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें उसको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि इन सब से उसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसके बेसिकली कुछ क्वेश्चंस डिड्यूस जो किए हैं OECD ने, उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि सपोज़ आपके पास अभी कुछ पैसे हैं, सपोज़ 1 लाख रुपए हैं आज की डेट में, और 6 महीने बाद भी आपके पास 1 लाख रुपए हैं। और इस 6 महीने के पीरियड के टाइम में सपोज़ सब कुछ कांस्टेंट रहा, मतलब इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा, रुपये की वैल्यू भी वही रही, परचेजिंग पावर भी सेम रही, फिर भी आप अगर देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो 6 महीने बाद जो आपके 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और जो अभी है उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो 6 महीने का पीरियड है वो 6 मंथ में यू कैन अर्न फ्रॉम दैट मनी, है ना। तो जो इंटरिम पीरियड है उसमें यू कैन अर्न दैट मनी, एंड दैट इज़ व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन। हम कई प्रकार के लोन लेते हैं, हम मतलब कई लोग लोन लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोन लेते हैं जैसे कि हाउस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो बहुत सारे लोन्स में हम ये देखते हैं कि कई लोगों को यही पता नहीं पड़ता है कि हमारी इंटरेस्ट कितना जा रहा है, हमारा प्रिंसिपल कितना जा रहा है और इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इस बारे में लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए कि हमारा कितना इंटरेस्ट जा रहा है, उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए और उस हिसाब से अपना लोन का डिसीजन वो ले सकते हैं। थर्ड, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये तो काफ़ी लोगों को आइडिया होगा व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 100 रुपये है, अगर 7% सिंपल इंटरेस्ट है तो 7 रुपये हो गया सिंपल। नेक्स्ट ईयर भी अगर आप 100 रुपये हैं तो वो 7% हो गया, दैट विल 7 रुपीज़। तो वो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अंडरस्टैंडिंग करेक्टली बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना, दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज केवल जो आपका प्रिंसिपल है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना। फिर अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न। तो ये जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन केवल शेयर मार्केट नहीं, रिलेटेड किसी भी मार्केट से हो सकता है, उससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ आपने कोई ऑप्शन लिया है और 1000 रुपीज़ का वो ऑप्शन है, तो वो ज़ीरो जा सकता है वो ऑप्शन, या हो सकता है वो 5 रुपीज़ ही जाएगा। तो अगर वो ज़ीरो जा सकता है इसका मतलब 1000 रुपीज़ आपकी रिस्क है, और मैक्सिमम उससे बेनिफिट कितना हो सकता है? 300, 200 या 1000 रुपीज़। तो उसके हिसाब से रिस्क कितना ले रहे हैं और रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर 1000 रुपीज़ की रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न फिर 1000 रुपीज़ से कम है, तो वो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट देन। अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। जो कॉमन मैन है, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है कि इन्फ्लेशन को बीट करना है हमारे इन्वेस्टमेंट के थ्रू।
क्योंकि जो हमारे पास आज पैसे हैं, आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कल भी मेंटेन रहे, परसों भी मेंटेन रहे, 10 साल 15 साल और 50 साल बाद भी मेंटेन रहे, उसके लिए ही हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रो भी करने के लिए करते हैं। लेकिन जो आज का पैसा एटलीस्ट वो कम ना हो जाए, ये हमारा फर्स्ट जो रूल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आज अगर मेरी जो लाइफ स्टाइल है, आज मेरे पे अगर 1 करोड़ रुपये हैं, तो 10 साल बाद भी वो 1 करोड़ रुपये उतने ही रेट से बढ़ जाने चाहिए जितनी रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अदरवाइज़ मैं तो क्या हो जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा कंपेटिवली। तो इन्फ्लेशन यही होगा कि आज आपके पास अगर 100 रुपये हैं और 1 साल में अगर इन्फ्लेशन रेट 7% रही, तो आफ्टर 1 ईयर हाउ मच मनी यू विल बी लेफ्ट विथ, दैट इज़ 93 रुपीज़। एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो व्हाट इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन? तो किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में हम देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डाइवर्सिफाई होगी रिस्क। इसके अलावा हम केवल इक्विटी में ना करते हुए गोल्ड में भी कर दें कुछ पैसा, इक्विटी गोल्ड के अलावा हम रियल इस्टेट में भी कर दें, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिहेवियर की। हमने फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में तो समझा, अब देखते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज होने के बाद क्या उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे हैं या नहीं। तो पहला हो गया सेविंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो जो अर्न कर रहे हैं, जितना पैसा किसी इंडिविजुअल के पास आ रहा है, तो वो उसमें से कितना सेव कर रहा है, और लॉन्ग टर्म की उसकी प्लानिंग है या नहीं। या हम शॉर्ट टर्म की प्लानिंग भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में उसके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं है। सेकंड, मेकिंग कंसिडर्ड परचेजेस। जो भी आइटम वो खरीद रहा है उसको वो पहले एनालाइज कर रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, या ऑफलाइन हो गया, शॉप पे जाकर देखना हो गया, या अलग अलग कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, और उन प्रोडक्ट में किसी का प्रोडक्ट सस्ता है, किसी का महंगा है, और अगर वो एक्सपेंसिव है तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और एक्स्ट्रा उसे फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये सब पूरी एनालाइज करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए, दैट विल बी अ बेटर। थर्ड, कीपिंग ट्रैक ऑफ कैश फ्लो। एक बजट बहुत है ज़रूरी बनाना, कि आप एक बजट बना के चलें मंथ का, और उससे आप ट्रैक कर पाएंगे अपने कैश फ्लो का कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ वो जा रहा है। तो ये तो फाइनेंशियल बिहेवियर के एस्पेक्ट्स हो गए जो किसी को देखना चाहिए। नॉलेज तो है, लेकिन हम फाइनेंशियल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल बिहेवियर को भी एक पैरामीटर OECD ने माना हुआ था। तो लास्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल एटीट्यूड की। तो उसमें जो पॉइंट्स रखे थे OECD ने, वो क्या थे, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे लोगों से, तो जिसका जवाब हाँ या ना में भी हो सकता था लोगों का। दैट फर्स्ट, आई टेंड टू लिव फॉर टुडे एंड लेट टुमारो टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहा होगा। सेकेंड, आई फाइंड इट मोर सेटिस्फाइंग टू स्पेंड मनी देन टू सेव इट फॉर द लॉन्ग टर्म। इसका आंसर क्या है? अगर यस में है, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लानिंग नहीं कर रहा है, कोई सेविंग नहीं कर रहा। थर्ड, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मनी इज़ देयर टू बी स्पेंड, कि भाई पैसा तो खर्च करने के लिए है। तो अगर इस तरीके का एटीट्यूड रखा हुआ है, तो उसके एटीट्यूड, फाइनेंशियल एटीट्यूड इज़ नॉट राइट। उसका फाइनेंशियल एटीट्यूड लॉन्ग टर्म के और इस सब चीज़ों के लिए बेटर नहीं है। तो ये तो इन चीज़ों पे बेस्ड एक सर्वे OECD ने किया, और जिसका मैंने आपको बताया था, उसने स्कोर भी डिस्प्ले किया। आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल एटीट्यूड किस तरीके का है, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर किस तरीके का है, और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।